जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर पर बढ़ा बवाल, बिजली बिलों से उपभोक्ता परेशान, बढ़े हुए बिलों पर उठे सवाल, विरोध प्रदर्शन भी तेज। बिलासपुर में बढ़े मलेरिया के मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अब तक 21 मरीजों की पुष्टि, विशेष अभियान शुरू। बिलासपुर में अब 18 घंटे चालू रहेंगे ट्रैफिक सिग्नल, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक रहेगी निगरानी, स्कूली बच्चों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था होगी मजबूत। और घर में सो रही 9 साल की मासूम को करैत ने डसा, इलाज के दौरान सिम्स में बच्ची की दर्दनाक मौत। रतनपुर के पचरा गांव में पसरा मातम, जांच में जुटी पुलिस। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरों में भी उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में अब बिजली बिल कई गुना अधिक आ रहा है, जिससे घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। बिलासपुर सहित कई जिलों में ये शिकायतें कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुकी है, जबकि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कवर्धा में तो नाराज लोगों द्वारा स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंकने की घटनाएं भी सामने आई है। दूसरी ओर राज्य सरकार और विद्युत विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी तकनीक पर आधारित है और उपभोक्ताओं से केवल वास्तविक बिजली खपत के अनुसार ही बिल लिया जा रहा है। विभाग ने 28 जुलाई को जारी आंकड़ों में प्रदेश में विद्युत खपत में 58% कमी आने का दावा किया है। हालांकि इसी दावे के बीच उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिल कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा के एक पूर्व विधायक ने भी माना कि यदि किसी उपभोक्ता के घर में सीमित बिजली उपकरण होने के बावजूद असामान्य रूप से अधिक बिल आ रहा है तो इसकी मॉनिटरिंग और सर्वे कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले की तकनीकी जांच कर वास्तविक कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ना समय और आवश्यकता है और धीरे धीरे लोग स्मार्ट मीटर प्रणाली को स्वीकार करेंगे। फिलहाल स्मार्ट मीटर का मुद्दा प्रदेश में राजनीतिक और जन चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है कि यह स्मार्ट मीटर की परिकल्पना और योजना 2022 में किया गया था और इस समय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी रहे हैं। उसमें ठेका का कार्यक्रम लगाना और ये सब चीज़ के कार्यक्रम लगभग उस समय के विषय रहे हैं। अब ये एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को हम सरल करते हुए, लोगों की बिलिंग की प्रक्रिया को सरल करते हुए नए नए हम टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। आपने भी देखा होगा कि एक टेक्नोलॉजी रहता है, एक विषय रहता है कि उस समय हमने जब लोगों के खाते खुलवा रहे थे तो यही कांग्रेसी जो लोग हैं तरह तरह के बातचीत करते थे, लोगों को भड़काते थे। लोग बोले तुम्हारा पैसा खर्चा कराते हैं, ये कराते हैं, तुम्हारा पैसा लाते एक के बार में डकार दें। ये है आज जो वो एक घटना है जो कभी इनके कांग्रेस के प्रधान राजीव गांधी जो बोलते थे कि मैं लोगों को 1 रुपये देता हूँ लेकिन
जनता तक 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी के कारण जिन्होंने खाता से जोड़ के रखा है वो पूरे 100% के 100% पहुंचते हैं। तो कभी टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए। हमने भी हम लोग भी विपक्ष में थे, कभी इस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात नहीं की कि जनहित में ये मामले आएंगे करके। और जो चीज़ है, जो बिल के वहाँ रहते हैं, जिनके बिल भी हैं, अब वो बिल को चेक करें क्यों आ रहे हैं, उसके घर में क्या क्या संसाधन है, कम कुछ भी नहीं है और फिर भी बिल आ रहा है तो गलत है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या ज़्यादा आ रही है। हाँ, बस ये उनको एक चेक करे, वस्तु स्थिति के जान करे, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस जो है इन परिस्थितियों का राजनीतिक मुद्दों के तौर पर केवल उछालना है। अपनी ही गलतियों के जिन चीजों को उसी ने प्रारंभ किया उसी में गलती। बिलासपुर में शहरी विकास और निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि विभिन्न फंड्स के तहत शहर में लगभग 400 से 500 नए विकास कार्यों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। हालांकि मौजूदा समय में लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ निर्माण कार्यों की गति पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन प्रशासन शहर हित में हर संभव कदम उठा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च और अप्रैल के दौरान स्वीकृत हुए इन 400 से 500 कार्यों की टेंडरिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में हो रही भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर काम प्रभावित अवश्य हुए हैं, जिन्हें मौसम साफ होने के बाद पूरी तेजी से पूरा किया जाएगा। अभी हमारे बहुत सारे अनटाइड फंड संरचना में लगभग 400-500 काम सेंक्शन हुए थे। लगा इसी एरिया का काम है मार्च अप्रैल में, तो उसको टेंडरिंग करने की प्रक्रिया जो थी टेंडर भी हो गई है। और अभी लगातार वर्षा होने के कारण से कुछ काम प्रभावित हो रहे हैं। बाकी जो वर्षा के दौरान जो काम हो सकते हैं हमारे वार्डों में लगातार काम किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बारिश के मौसम के दौरान जिन कार्यों को वार्ड स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, उन्हें बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रखा जाए। निगम आयुक्त ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अमली जामा पहनाया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के बेलतरा तहसील क्षेत्र में जब्त की गई रेत को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां आरोप है कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान जब्त की गई रेत को सरकारी उपयोग के बजाय किसी निजी स्थान पर डंप करा दिया गया। इस पूरे मामले का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजस्व विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और तहसीलदार ने मामले की विस्तृत जानकारी बाद में देने की बात कही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्राम लखराम के तेलीपारा निवासी गौरी शंकर साहू ने आरोप लगाया है कि उनके और साहू मोहल्ले में प्रतिमा साहू के घर के पास रखी करीब 10-10 ट्रैक्टर रेत को शनिवार को तहसील कार्यालय के कर्मचारी सुरेश यादव द्वारा तहसीलदार के निर्देश का हवाला देकर जब्त कराया गया और शाम को जेसीबी व हाईवा की मदद से उसे उच्च भट्टी स्थित एक निजी स्थान पर डंप कर दिया गया, जबकि मौके पर ना तो कोई अधिकारी मौजूद था और ना ही जब्ती की कोई लिखित कार्यवाही की गई। शुरुआत में इस रेत को सेंट्रल जेल निर्माण में भेजने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसे निजी स्थान पर डंप किए जाने के वीडियो और आरोपों ने जब्त सामग्री के रखरखाव व उपयोग की पूरी प्रक्रिया को संदेहास्पद बना दिया है। इस संबंध में जब तहसीलदार मनीषा झा से बात की गई तो उनका कहना था कि संबंधित बाबू के अवकाश पर होने के कारण फिलहाल पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने कार्यवाही की बात स्वीकार करते हुए कहा कि कितनी रेत जब्त हुई है और कहां भेजा गया है, इसकी विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही दी जाएगी। रेती को उठाए बर बोले कि रेती कहाँ ले जा तो बोली इसके तहसीलदार मैडम वहाँ रसीद काट रहे हैं, तो इसी में से जाएगा कहते बोली। तहसीलदार के नाम तो नहीं जानता भैया, वो लड़का बोली तो सुरेश कुमार यादव हो। तहसीलदार बेलतरा के रेती के काम नहीं करन, घर बनाए बर ला रहे हैं भैया। 10-12 ट्रिप यही से 2 साल पहले के मारे जैसे अपने खुद के जमीन में गाँव उठा है रोड पे, कोई अधिकारी नहीं आ रही से। सुरेश कुमार यादव हो, वो तहसीलदार के आदमियों के ही वो 12 चक्का में मशीन में लोड करके हो। अब ये चाहतन सर कि हमार घर भर रखे रहें भाई, हमार
ले भी गए तो हमारे पैसा का दे दे यार, इतनी दे दे हमको। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में इस बार खेती किसानी के मौसम के चलते लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। हालांकि जनदर्शन में पहुंचे लोगों ने जमीन विवाद, डायवर्सन, नगर निगम और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं शासन के सामने रखी। इसी दौरान एक पीड़ित ने अपने मकान पर कथित कब्जे के प्रयास, अतिक्रमण और जान से मारने की धमकी की शिकायत भी कलेक्टर से की। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में इस बार खेती किसानी के मौसम का असर साफ दिखाई दिया। सामान्य दिनों की तुलना में कम संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, लेकिन जो भी आवेदन आए उनमें अधिकांश जमीन संबंधी विवाद, डायवर्सन की प्रक्रिया और नगर निगम से जुड़े समस्याओं से संबंधित थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक एक आवेदन की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनदर्शन में पहुंचे एक पीड़ित ने रामबन तालाब के पास स्थित अपनी पैतृक जमीन और मकान से जुड़ी गंभीर शिकायत लेकर कलेक्टर के समक्ष रखी। जनदर्शन में पहुंचे एक पीड़ित ने रामबन तालाब के पास स्थित अपनी पैतृक जमीन और मकान से जुड़ी गंभीर शिकायत कलेक्टर के समक्ष रखी। पीड़ित ने बताया कि 35 से 40 वर्ष पुराना उसका कच्चा मकान वर्ष 2023 में आए आंधी तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान की छत उड़ गई और दीवारों में दरारें आ गई। इसके बाद उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 बार ऑफलाइन और 1 बार ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन अब तक आवास स्वीकृत नहीं हुआ। पीड़ित का आरोप है कि मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद खाली पड़ी जमीन का फायदा उठाकर पड़ोसी महेंद्र कश्यप और उनके परिवार ने उसकी जमीन में करीब 2 फीट अंदर दीवार खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, मकान के मुख्य दरवाजे के सामने मलबा डालकर रास्ता बाधित कर दिया गया और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि रामबन तालाब के पास अतिक्रमण किया गया, सीसी रोड तोड़कर सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण कर लिया गया तथा लगातार मकान के सामने निर्माण करने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अपना आवेदन देने के लिए आया था। लगभग मैं 3 महीना से परेशान हूँ। मेरे घर के अंदर लगभग 2 फीट जगह मेरे पड़ोसी महेंद्र कश्यप द्वारा कब्जा कर लिया गया है और मेरे निस्तारी दरवाज़ा के सामने में मलबा डालकर मेरे दरवाज़ा को बाधित कर दिया गया है और छिंदी पेड़ के बगल में मतलब तालाब के पार में कब्जा किया गया है। आम निस्तारी दरवाज़ा मतलब आम निस्तारी रोड जहाँ से हम लोग गाड़ी मुड़ता है वहाँ पास भी मकान बनाकर रास्ते को बाधित कर दिया गया है और लगभग मेरे को 3 माह से हर तरीक़ा से परेशान कर रहे हैं। मैं जनदर्शन में कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया था कि मेरे को सुरक्षा प्रदान करें और गए थे आप अपने वहाँ अधिकारियों से मिले? हाँ गया था मैं। तो क्या बोले? नगर पालिका परिषद में लगभग 3 महीना पहले मैं आवेदन दे चुका हूँ, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। महेंद्र कश्यप और उसकी पत्नी प्रमिला कश्यप सहित पूरा परिवार, उसका फ़ोटो का साक्ष्य मेरे पास पूरा है, वीडियो साक्ष्य है पूरा और मेरे लगभग 35 से 40 साल पुराना मकान का नींव अभी भी दिखाई दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आया था कि मेरे को न्याय मिले और मेरे को सुरक्षा मिले। पीड़ित ने दावा किया कि 21 जुलाई 2026 को उसके घर में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो साक्ष्य उसके पास मौजूद है। इसके अलावा अन्य आरोपों से संबंधित फोटो भी आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं। पीड़ित ने आशंका जताई कि विवाद लगातार बढ़ रहा है और समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो सकती है। ये जो भी शासन की योजनाएं हैं, आज टीएल में उन फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा होती है और जो भी जनदर्शन में लोग आते हैं उनके आवेदनों पे संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाता है। आज चूँकि अभी खेती किसानी का समय है इसलिए काफ़ी कम लोग आ जाए हैं। जो आवेदन आए हैं उसमें कुछ लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड है, नगर निगम से कुछ लोग नगर निगम की समस्याओं को लेकर के आए थे, तो इनका जो भी विधि सम्मत निराकरण वो जो है वो किया जाएगा।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा राजीव विहार स्थित महंगे निजी स्कूलों में शुमार लोयोला स्कूल द्वारा धर्मार्थ न्यास की आड़ में नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स न देने के लिए दायर की गई याचिका को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने खुद को छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1961 और आयकर अधिनियम के तहत संपत्ति कर से छूट प्राप्त संस्था बताया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से तर्क दिया गया था कि मध्य प्रदेश जेसुइट्स एक पंजीकृत धर्मार्थ न्यास है और वे टैक्स छूट के पात्र हैं, जबकि नगर निगम के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि आयकर अधिनियम के तहत ऐसा कोई छूट प्रमाण पत्र बिलासपुर स्थित इस विशेष शाखा के नाम पर जारी नहीं किया गया है। याचिका खारिज होने के बाद अब बिलासपुर नगर निगम वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 19,75,742 रुपए का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स स्कूल प्रबंधन से वसूलने के लिए स्वतंत्र हो गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्हा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के मलेरिया प्रभावित कोटा विकास खंड में 2 और मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 14 हो गई है। मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद सिम्स रेफर किया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में निगरानी और रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं जिला मलेरिया कार्यालय में कर्मचारियों की अनुपस्थिति और एक कर्मचारी के सोते हुए वीडियो के सामने आने के बाद व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर।
बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के माड़िकपुर और पसेरा सहित प्रभावित गांवों में जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर BK वैष्णव और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्वे, जांच और उपचार में जुटी है। सोमवार को मिले 2 नए मरीजों को पहले केंद्रा स्वास्थ्य केंद्र और फिर सिम्स रेफर किया गया। टीम घर घर सर्वेलेंस, सोर्स रिडक्शन और दवा वितरण का काम कर रही है। ग्रामीणों से साफ सफाई रखने, पानी जमा नहीं होने देने और बुखार आने पर तत्काल जांच कराने की भी अपील की जा रही है। दूसरी ओर पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग स्थित जिला मलेरिया नियंत्रण कार्यालय में अधिकांश कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने और एक कर्मचारी के सोते हुए वीडियो के वायरल होने से कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिकांश कर्मचारी फील्ड में मलेरिया निरीक्षण अभियान में लगे हुए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि कोटा मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है और हर वर्ष यहां कुछ मामले सामने आते हैं। प्रशासन ने पूरे स्वास्थ्य अमले को अलर्ट कर दिया है और CMHO, BMO सहित सभी टीमें लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। क्योंकि वो कोटा ब्लॉक हमारा मलेरिया प्रोन ब्लॉक है और हर साल वहाँ कुछ मलेरिया के केसेस निकलते हैं, तो इस बार भी वहाँ भी 4 केसेस मलेरिया के निकले हैं। तो हम लोग उस एरिया का दौरा करके नीचे के जो अपना स्वास्थ्य का जो भी अमला है उनको सेंसिटाइज किए हैं और जो भी फीवर जिनको भी है उनका टेस्ट करेंगे, स्लाइड टेस्ट करेंगे ताकि एक एग्जैक्ट स्थिति पता लगेगी और इसके लिए पूरा अमला वहाँ पे काम कर रहा है। CMHO मैडम, BMO सारे लोग वहाँ पे गए थे। वहीं कोटा के 72 मलेरिया संवेदनशील वनांचल गांवों में पिछले 3 वर्षों से नए मेडिकेटेड मच्छरदानियां नहीं पहुंची है, जबकि वर्ष 2020 के बाद से DDT का छिड़काव भी बंद है। विभाग का कहना है कि मच्छरदानियों की मांग लगातार शासन को भेजी जा रही है और प्रभावित गांवों में घर घर सर्वे, जांच और दवा वितरण अभियान जारी है। ऐसे में मलेरिया नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक प्रयास और जमीनी व्यवस्थाओं दोनों की प्रभावशीलता पर नजर बनी हुई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में लगातार मिल रही मलेरिया की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभा गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक क्षेत्र में 21 मलेरिया मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम और उपचार के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। बुखार से पीड़ित लोगों का RD किट के माध्यम से मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है। जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है उनका तत्काल उपचार शुरू कर दिया जा रहा है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। CMHO डॉक्टर सुभा गढ़वाल ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें नियमित रूप से गाँव का दौरा कर रही है और कलेक्टर भी स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। घर घर सर्वे कर बुखार के मरीजों की पहचान कर उनका परीक्षण और इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। मलेरिया की शिकायतें आ रही हैं। अभी तक 21 पेशेंट निकले हैं और घर घर मितानिन RD किट से टेस्ट कर रही हैं और RHO भी और स्लाइड भी बना रहे हैं। फर्स्ट डे हमारी जिला की टीम गई थी मलेरिया नोडल, फिर बीच में कलेक्टर सर और हम लोग भी सब गए थे उस एरिया में और अभी कल फिर हमारी टीम ज़िले से गई थी। बाकायदा हम लोग निगरानी कर रहे हैं कि घर घर सर्वे करके कि जहाँ भी बुखार के फीवर के केस हैं उनका तुरंत जांच कर लिया जाए और तुरंत उनको इलाज मुहैया करा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मलेरिया के प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संक्रमित इलाकों में विशेष फोकस रखते हुए लोगों को साफ सफाई, मच्छरों से बचाव और समय पर जांच कराने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है ताकि नए मामलों में कमी लाई जा सके। इसके लिए हम लोग जागरूकता के तहत लोगों को बस बता सकते हैं कि डेंगू में जो है गड्ढे वगैरह हैं वो पाटे जाएं और कूलर वगैरह को हर हफ्ते साफ़ किए जाएं, एक दिन ड्राई डे रखें। ये हम लोगों को अभी भी मैं मीडिया के माध्यम से भी लोगों को यही कहूँगी कि कूलर में पानी ना भरें। घर के सामने यदि गड्ढे हैं तो उन्हें पाटे जाएं, यही करेंगे। पर जैसे भी मैं केवल
जनता को बोल सकती हूँ। बाकी जैसे भी होगा, विषय को लेकर के जैसे भी यदि इसमें कोई डेंगू के पेशेंट मिलते हैं तो हम उनका इलाज जरूर करें। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वास्थ्य विभाग के दावों का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है। क्या लगातार किए जा रहे सर्वे, जांच और उपचार से मलेरिया के मामलों में वास्तव में नियंत्रण हो पाएगा, या प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कक्षा 9वीं में पूरे सत्र के दौरान गणित का शिक्षक ही नहीं था, फिर भी परीक्षा कराई गई और 150 से ज्यादा छात्राओं को गणित में फेल कर दिया गया। इससे नाराज छात्राओं और उनके परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा अधिकारी दोनों ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि पूरे शैक्षणिक सत्र में उन्हें गणित पढ़ाने के लिए कोई नियमित शिक्षक नहीं मिला। कई बार स्कूल प्रबंधन से शिकायत की गई, लेकिन हर बार यही आश्वासन दिया गया कि गणित विषय में सभी को पास कर दिया जाएगा। छात्राओं का आरोप है कि इसी भरोसे के बाद परीक्षा दिलाई गई, लेकिन परिणाम आने पर 150 से अधिक छात्राओं को गणित में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी उन्होंने वही प्रश्न हल किए जो शिक्षिका ने बताए थे, फिर भी उन्हें फेल कर दिया गया। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ही नहीं कराई गई तो उन्हें फेल करना पूरी तरह अन्याय है। छात्राओं की मांग है कि सभी प्रभावित विद्यार्थियों को पास घोषित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। की हूँ उस स्कूल में, पर आज तक मेरे को बुक नहीं दिया गया। मैं 100 बार से भी ऊपर बार गई उनके पास। जब मैं गई तो वो लोग क्या बोलते थे, बुक आज मिलेगा, बुक कल मिलेगा, परसों मिलेगा, बस नहीं, मेरे को बुक ही नहीं दिया गया। और कोई भी विषय का मेरे को बुक नहीं दिया। मेरे को दूसरे लोग से जब बुक मांगती थी, मेरे को किसी का नहीं पता, मेरे को अपना पता है कि मेरे को बुक नहीं दिया गया। और वहाँ के जो बच्चे लोग खेलते हैं, मैं गई थी बहतराई स्टेडियम रग्बी खेलने के लिए, मैं वहाँ खेली, मेरा वहाँ चोट लगा और जब वो आया ना सर्टिफिकेट, उसमें दूसरे बच्चों का नाम डाल दिया। ऐसा क्यों? और उसमें गणित पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे तुम लोग गणित में फेल हो, उसको बताइए ना। हम लोग अभी इसलिए आए हैं क्योंकि हमको पास किया जाए। वो लोग बोल रहे हैं सब लोग गणित में ही फंसे हैं, मैं भी गणित में ही हूँ। हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग गणित का एग्जाम नहीं दिला, मैं पेपर नहीं बनाए हूँ गणित का। तो जब आप लोग पढ़ाई ही नहीं हो तो बच्चे लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले बोलते हैं कि कोचिंग जाओ, कोचिंग जाओ। जब हम लोग को कोचिंग जाना ही होता तो आपसे पढ़ने क्यों आते? मैम लोग बोलते हैं, सब मैम लोग बोलते हैं। क्या नाम है? सोंधिया मैम, पूजा मैम। एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमको मैम लोग पहले से ही स्कूल बुला के मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले से ही दे दिए थे। हम वो पढ़ के भी एग्ज़ाम दिलाए हैं, उसके बाद भी हमको फेल किए गए हैं। मैडम दिया था हमको हमारी क्लास तिवारी मैम दी थी। क्या नाम? PM तिवारी, मोहिनी तिवारी। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी हमको फेल किया गया है और कम से कम 10 से 20 बच्चों को 1500 रुपये लेके पास किया गया है 10th में। किनके द्वारा लिया गया? वो तो नहीं पता, लेकिन एग्जाम मतलब पेपर दिखाने के लिए बुला रहे थे और पैसा लेके पास कर रहे थे। कौन सा क्लास में? 9th में ही। 9वीं में ही? हाँ, 9th में ही। ठीक, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमको पास कीजिए, क्योंकि हम पैसा नहीं दिया क्या? नहीं, हम क्यों दें पैसा? हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पहले कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे थे, जहां से उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेज दिया गया, लेकिन DO कार्यालय में भी उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। छात्राओं का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक ने उनकी बात सुनने के बजाय नया आवेदन देने की बात कही और मौजूदा शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पूरक पेपर दिलाने के बावजूद हम लोग को फेल किया जा रहा है, जबकि हम लोग पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पेपर बना के आए हैं। ऐसा क्यों? कौन सी स्कूल का है और कितने बच्चे आप लोग? कन्या सरकंडा नूतन चौक, आत्मानंद की बात है। कितने बच्चे फेल हुए थे? हमारे 9th सेक्शन में पूरे 400 बच्चे हैं और 400 बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चे पास हुए हैं, बाकी 300 के 300 बच्चे फेल हुए हैं। क्यों? कौन से विषय में फेल हुए हैं? सारे बच्चे गणित में हुए हैं, क्योंकि गणित का पेपर दिलाया ही नहीं है कोई। क्यों नहीं दिलाया गणित? मतलब गणित का पढ़ाई नहीं हुआ है, पेपर सब लोग दिलाया। अब पढ़ाई नहीं हुआ तो हम लोग को कौन सा पेपर आएगा, हम लोग को थोड़ा पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्यों पढ़ाई? और शिक्षक की कमी भी है। क्यों पढ़ाई नहीं हुआ गणित का? पता नहीं, सर भी कम थे और एक सर आते थे, एक ही सेक्शन में जाते थे और उस सेक्शन में भी बच्चे कम से कम 15 से 20 बच्चे फेल हुए थे। शिक्षक है कि नहीं है गणित? शिक्षक है, लेकिन हमारे क्लास में कोई नहीं आता था पढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं शिक्षक? हमारे शिक्षक को हम लोग जाके बोल रहे तो हम लोग ये सलाह दे रहे तुम लोग ओपन दिला लो, ओपन दिलाने के बाद फिर हमारे स्कूल में आ जाना। तो
और वो बोलते हैं कि तुम लोग अपने हमारे रीचेकिंग के लिए नहीं बोले आप लोग? हम लोग रीचेकिंग के लिए बोले तो रीचेकिंग का हम लोग से 500 रुपये ले रहे एक सब्जेक्ट का, और जबकि इतना फीस नहीं है 500 रुपये। ठीक, क्या बात चाह रहे हैं अभी आप लोग? और हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग को पास कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग पास होने से ज़्यादा बना के आए हैं। तो रीचेकिंग होगा तो पास हो जाएंगे आप लोग? हाँ, पास हो जाएंगे। वहीं जब इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अजय कौशिक से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जो चलाना है, लिखना है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जब विद्यार्थियों को पूरे साल गणित का शिक्षक नहीं मिला तो उनकी शैक्षणिक जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और यदि आरोप सही है तो क्या जिम्मेदार अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी या छात्राओं को न्याय के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से दो महिलाओं के बीच सड़क पर हुई हिंसक झड़प और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर आक्रामक रूप से मारपीट करती हुई साफ नजर आ रही हैं। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग करने की काफी कोशिश की, लेकिन गुस्से में अंधी दोनों महिलाएं लगातार एक दूसरे पर हमला करती रहीं। फिलहाल इस बात का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इस मामूली या गंभीर विवाद की असली वजह क्या थी, लेकिन घटना का ये वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय पुलिस को शिकायत मिल चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस ने वीडियो और घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। अब शहर के ट्रैफिक सिग्नल पहले से 5
5 घंटे ज्यादा समय तक संचालित होंगे। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक यानी पूरे 18 घंटे सिग्नल चालू रहेंगे। पुलिस का कहना है कि ये फैसला स्कूली बच्चों की सुरक्षा, तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और देर रात तक सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। अब तक शहर के ट्रैफिक सिग्नल सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलते थे, लेकिन नए आदेश के बाद इनका संचालन सुबह 6 बजे से शुरू होगा। ट्रैफिक विभाग के अनुसार सुबह के समय स्कूल बसों, ऑटो और निजी वाहनों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है, जिसके मद्देनजर सिग्नल चालू रहने से वाहन नियंत्रित गति में चलेंगे और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। पुलिस का मानना है कि हर चौराहे पर रुकने की आदत वाहन चालकों की रफ्तार पर स्वतः लगाम लगाती है, जिससे सुबह की व्यस्त ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलेगी। आम नागरिकों एवं जनहित को देखते हुए लगातार हमारे द्वारा जो है सड़क सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार के प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं और वर्तमान में जो है शिक्षा सत्र प्रारंभ हो चुकी है। सभी बच्चे जो है अपने अपनी गंतव्य के लिए स्कूलों की तरफ जाते हैं और इस दौरान जो है विशेष सावधानी हमको रखना पड़ता है। साथ ही साथ आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जो है जितने भी शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है, शिक्षा विभाग है, सभी को पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देशिका है उसको जारी किया गया है 18 बिंदु का और सभी का पालन करने के लिए निर्देश की गई है। इसी के क्रम में विशेष सावधानी बरतते हुए हमें जो है सुबह 6 बजे से सिग्नल को प्रारंभ करने का जो है योजना बनाई गई है, ताकि जो बच्चे सुबह से स्कूलों के लिए जाते हैं उन्हें किसी प्रकार के रोड में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही एक प्रवृत्ति देखी जाती है कि युवाओं में जो है स्टंट करने का जो प्रवृत्ति देखी जाती है और सुबह खास करके सुबह 4 से लेकर के जो 8 बजे के मध्य है उस बीच ये लोग चुनते हैं और कई जगह पर स्टंट करते हैं। इन सारी चीज़ों को रोक लगाने के लिए जो है हम प्रातः से ही जो है सिग्नल को चालू करने का योजना बना रहे हैं, ताकि लोग जो है जो सूनेपन का फ़ायदा उठा करके या जो है सड़कों पर किसी प्रकार का स्टंट न करें। साथ ही साथ शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पश्चात सुबह से ही जो है आवागमन की जो दबाव बढ़ी है, सुबह से ही आवागमन का जो है तादाद बढ़ी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई। रात के समय भी अब ट्रैफिक सिग्नल को बढ़ाकर रात 12 बजे तक चालू रखा जाएगा, जिससे देर रात तेज रफ्तार बाइकर्स और अन्य वाहन चालकों पर निगरानी रखने में पूरी मदद मिल सकेगी और नियम तोड़ने वालों पर प्रभावी नजर रखी जा सकेगी। विभाग का मानना है कि शुरुआत में लोगों को इस नई व्यवस्था के अनुरूप ढलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन के लिहाज से ये उठाया गया कदम बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से जेब्रा क्रॉसिंग का सम्मान करने और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने की अपील की है तथा बरसात के कारण धुंधले पड़े जेब्रा क्रॉसिंग के निशानों को नगर निगम के सहयोग से जल्द ही दोबारा बनवाया जाएगा। ज़ेन न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अचानक आए मौसम के गंभीर बदलाव और मोबाइल फोन पर एक साथ बजे इमरजेंसी अलार्म ने कुछ पलों के लिए लोगों में भारी दहशत पैदा कर दी। राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और सरगुजा समेत 16 जिलों के नागरिकों के मोबाइल फोन पर अचानक तेज सायरन और कंपन के साथ एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट संदेश फ्लैश होने लगा, जिससे एक ही स्थान पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया। हालांकि इस हाईटेक आपदा चेतावनी प्रणाली की सटीकता कुछ ही देर बाद तब साबित हो गई जब बिलासपुर सहित कई इलाकों में तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे भीषण गर्मी और उमस से तो राहत मिल ही गई, लेकिन अचानक आई इस आपदा चेतावनी ने लोगों को सतर्क जरूर कर दिया। कुछ देर पहले मेरी मोबाइल, मेरी क्या यानी वहाँ लोग लगभग 20-30 लोग खड़े थे, अचानक झंझनाहट की आवाज, ऐसे मोबाइल बने अलर्ट रही। अब मौसम हमारा देखे, मौसम का देखिए एक पल, अभी कुछ दिन पहले 8 दिन पहले देखा हमने, इतना ये जो आंधी तूफान और बारिश, घरों में वैसे एक प्रकार का सदमा बैठ गया और लेडीज लोग घबरा गए कि भाई ऐसे काहे के अलर्ट हुआ। फिर पढ़े तो फिर पता चला कि मौसम विभाग ने एक सावधानी बरतने के लिए बोला है और मौसम हो सकता है कि जोरदार मानसून आ सकता है। अचानक से मोबाइल में मेरे अचानक अलर्ट आया और हम लोग कराके सांग कर रहे थे, जिसमें हमको समझ में नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ। हो सकता आंधी तूफान आने की संभावना है क्या, ऐसा अलर्ट लगा हमको। वहाँ हम लोगों को 4-5 लोग जो बैठे रहे, मन में घबराहट पैदा हो गई, जिससे कि हम लोग को समझ में नहीं आया कि हम लोग क्या करें। ये क्या है, मानसून का संभावना है, पानी का है, बारिश का है,
या तूफान वगैरह की संभावना है, क्या है? ब्रह्मा कुमारीज के साइंटिस्ट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट विंग द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी इको केयर एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अभियान के तहत मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान एसीए विंग के राष्ट्रीय संयोजक बी के भारत भूषण ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल वैज्ञानिक उपायों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों और सकारात्मक सोच के समन्वय से संभव है। उन्होंने कहा कि क्लीन थॉट्स, क्लीन एनवायरनमेंट का संदेश स्वच्छ विचारों के माध्यम से समाज और पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने का आधार है। उन्होंने जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, प्लास्टिक के कम उपयोग, हरित जीवन शैली और राजयोग मेडिटेशन को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानसिक सशक्तिकरण है। प्रेस वार्ता में टिकरापारा एवं राजकिशोर नगर सेवा केंद्र प्रभारी तथा मीडिया विंग की स्टेट कोऑर्डिनेटर बी के मंजू दीदी ने बताया कि 10 करोड़ नशा मुक्त भारत संकल्प महाअभियान का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 अगस्त को दिल्ली में होगा। इसके बाद 6 अगस्त को बिलासपुर के शिव अनुराग भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर नशा मुक्त समाज के निर्माण का जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था की खास एक साइंटिस्ट इंजीनियर विंग जो कि इस तरह का ये 29वां अभियान लेके आज बिलासपुर में पहुंचे हैं, जिसका रायपुर में गवर्नर महोदय में श्री रामेन डेका जी ने इसका उद्घाटन किया अभी 26 जुलाई को, और आज पहला पड़ाव यहाँ बिलासपुर में है। तो इसमें जन जन में जागृति पैदा करना, मीडिया के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों को पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा कराना कि कम से कम वर्ष में एक वृक्ष जरूर लगाएं, न केवल लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, उसे बड़ा करें, वट वृक्ष बनाएं, उसे एक ऐसा संकल्प लेके सबको संकल्प कराते हुए हर शहर में लगभग 15 शहर इसमें छत्तीसगढ़ में कवर करेंगे और हर शहर में लगभग 10-12 संस्थाओं में, 15 संस्थाओं में प्रोग्राम होंगे। उसमें हज़ारों लोगों को इस तरह का मैसेज देके संकल्प कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो नशा मुक्त अभियान है, नशे से सर्वनाश होता जा रहा है, उसके लिए हम उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं कि इस नशे के द्वारा कैसे आप अपनी सेहत भी खराब करते जा रहे हैं, मानसिक प्रदूषण भी हो रहा है। इसलिए उस नशा मुक्त बनने के लिए भी हम उन्हें मेडिटेशन भी सिखाते हैं, जिससे उनकी विल पावर बढ़ती है और वो नशा मुक्त करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हम उन सब से करा रहे हैं कि आप नशा मुक्त भी करें और किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करना, ना जल प्रदूषण, ना वायु प्रदूषण और ना अन्न प्रदूषण। खासकर केमिकल ऐसे छिड़क छिड़क के अन्न प्रदूषित मिलता है और उससे हमारा शरीर रोगी बनता है और उस रोग में हम फिर कई प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर हम पूरा दृढ़ संकल्प लेके सबसे, और ख़ासकर इसकी लॉन्चिंग जो हुई है हमारे पर्यावरण संरक्षण की, ये तो हुई है राष्ट्रपति भवन में। हम राष्ट्रपति महोदय को फरवरी में 2 फरवरी का दिन था, उस दिन उन्होंने इसकी शुभकामनाएं देके लॉन्चिंग की। उसके बाद 6 पर्यावरण लास्ट जो फाइनल किए गए, और वो पहला तो किया गया पानीपत से चला जम्मू, और दूसरा चला माउंट आबू से नागपुर, तीसरा आपके रायपुर से जबलपुर जा रहा है, फिर दिल्ली से वाराणसी जाएगा, फिर भुवनेश्वर से तिनसुकिया जाएगा, फिर लास्ट है हमारा हैदराबाद टू कन्याकुमारी, खास विशाखापट्टनम की तरफ जाएगा, हैदराबाद टू चेन्नई। एंड ये नशा मुक्त वाला भी हमारे 2 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय की उनकी शुभकामनाओं से इसका लॉन्चिंग हो रहा है। ये 3 अगस्त से 25 अगस्त तक रखा गया है। इसमें हमारे जितने सेंटर हैं 40,000, 6,000 रजिस्टर्ड और बाकी गीता पाठशालाएँ, क्लासेज, वो सब जुट के हमारे 25 लाख भाई बहनें इसमें लगेंगे और ये संकल्प लेके लगेंगे 10 करोड़ लोगों को हमने नशा मुक्त करना है। भाजपा ने संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 संत रविदास जयंती तक संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाने की घोषणा की है। 7 महीने तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य संत रविदास जी के समरसता, समानता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।
अभियान की शुरुआत गुरु पूर्णिमा पर देश भर के मठ मंदिरों और भाजपा के मंडल स्तर पर दीपोत्सव एवं प्रकाश उत्सव के साथ होगी। वाराणसी स्थित संत रविदास घाट पर 11,000 दीप प्रज्वलित कर विशेष आयोजन किया जाएगा। संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से 331 कलशों के पूजन और भव्य शोभा यात्रा के साथ अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। इसके बाद देश भर के जिलों और मंडलों में समरसता यात्राएं आयोजित होंगी। अभियान के तहत 26 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक छात्रों और युवाओं के लिए समरसता संवाद एवं छात्रावास संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़, मध्य प्रदेश के सागर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, पंजाब के खुरालगढ़ साहिब और दिल्ली स्थित संत रविदास मंदिरों के विकास के लिए स्थानीय सरकारों के सहयोग से विशेष पहल की जाएगी। अभियान का समापन 20 फरवरी 2027 को संत रविदास जयंती के अवसर पर होगा। ऐसे में मंगलवार को जिला भाजपा बिलासपुर ग्रामीण के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। पूर्व विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संत रविदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, तो वहीं कार्यक्रम के तहत बिलासपुर में आयोजनों की जानकारी दी गई। एक बहुत बड़े धार्मिक संत जो भक्ति के प्रतीक हैं, ऐसे संत रविदास जी हैं जिनके 650वें जन्म उत्सव को एक उनकी समरसता की भावनाओं को लेकर के समरसता अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी इस देश के समस्त लोगों के बीच में, मानव जाति के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जो 26 जनवरी से 20 फरवरी तक यह अभियान अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से चलेगा और अलग अलग संदर्भ में कलश यात्रा के तौर पर होगा, समरसता यात्रा के तौर पर होगा, सत्संग के साथ होगा और इस सभी कार्यक्रम में जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं और समाज के धार्मिक व्यक्ति हैं, संस्थानें हैं, उन सभी संस्थानों के साथ समन्वय करते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये समरसता का अभियान पूरे देश में संचालित। संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा से 20 फरवरी 2027 तक रविदास जयंती तक देश भर में संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को बिलासपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास के समता, सेवा, सामाजिक न्याय और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों, विद्यालयों और छात्रावासों में समरसता दीप महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान, 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर से वाराणसी तक समरसता यात्रा तथा 26 नवंबर से 15 जनवरी तक छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से पवित्र मिट्टी और कलश देश भर के राज्यों व जिलों तक पहुंचाए जाएंगे। यह कार्यक्रम बूथ, ग्राम, मंडल और जिला स्तर तक आयोजित होंगे। कौशिक ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य संत गुरु रविदास की शिक्षाओं और उनके समरस समाज के संदेश को हर वर्ग तक पहुंचाना है। संत शिरोमणि संत रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पूरे अभियान के रूप में उनको जन्म जयंती को मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके अंतर्गत 29 तारीख से जुलाई से प्रारंभ होगी और 20 फरवरी 27 तक ये अभियान चलेगा। 29 तारीख को पूरे देश भर के मंदिरों में दीप प्रज्वलित की जाएगी और उसके साथ ही साथ में उनके जो जन्म स्थली है सीर गोवर्धनपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पवित्र माटी का कलश पूरे देश भर के आए हुए टोलियों को सौंपा जाएगा और ये कलश बंधन का कार्यक्रम चलेगा।
वहां से लेकर के प्रदेश के राजधानी में आएंगे। राजधानी में बड़े कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद में जिलों में उसका धूमधाम से वितरण, कार्यक्रम के बाद में वितरण किया जाएगा। फिर जिले में उस कलश को लाए जाएंगे और जिले में लाने के बाद में कोई मंदिर या प्रमुख स्थान में रखेंगे और यहाँ फिर मंडलों को कलश प्रदान की जाएगी और मंडल स्तर तक ले जाकर के उस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जो समाज के लोग भी ले जाना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, उनको भी एक कलश दी जाएगी। इसके साथ में जो उसके साथ में जुड़े हुए जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को एक कलश यात्रा के साथ में 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान का कार्यक्रम होगा। इसमें संत रविदास जी से जो परंपरा के जुड़े हुए संत हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, अन्य संतों का भी सम्मान किया जाएगा। समरसता दिवस के रूप में समरसता के क्षेत्र में समाज के संत और अन्य संतों का समागम होगा और जैसा उनका व्यक्तित्व और विचार है उस हिसाब से वो कार्यक्रम को तय किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा एक समरसता यात्रा निकाली जाएगी 5 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में। ये हमारे जो है पंजाब जालंधर से शुरू होगी, डेरा सचखंड बल्ला से, और वहां से शुरू होकर के प्रारंभ होकर के जन्मस्थली गोवर्धनपुर वाराणसी तक जाएगी। ये यात्रा हमारे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और जाकर के वहां पर इस यात्रा की समापन होगी। इस प्रकार से इतना ही नहीं बल्कि जो छात्रावास है, छात्रावास में भी एक संपर्क कार्यक्रम किया जाएगा और उस छात्रावास में जो उनके जो सिद्धांत है, उनके जो जीवन दर्शन है, जो उनके समरसता के विचार है, सामाजिक न्याय है और खास करके 2047 हमारा जो भारत का जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसके ऊपर वहां पर संक्षिप्त भाषण होगा और उसके साथ ही साथ में युवाओं के साथ में एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। इस संवाद के माध्यम से जो सामाजिक न्याय, समरसता, सद्भाव, इसको लेकर के संवाद किया जाएगा और प्रतिभागियों के बीच में बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो उनसे जुड़े हुए जो स्थल हैं, उन स्थलों का निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रकार से पूरा एक बृहद कार्यक्रम 29 जुलाई से लेकर के आपका 20 फरवरी 27 तक का एक कार्यक्रम के माध्यम से गुरु जी के पूरे जो जीवन का सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाना, उनके विचार को ले जाना और इस दृष्टिकोण से एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिससे समाज में एक समरसता का भाव पैदा हो। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री
विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के, इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचरा के खसरिया पारा में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घर में सो रही 9 वर्षीय तीसरी कक्षा की छात्रा शालिनी अघरिया को एक जहरीले करैत सांप ने हाथ की उंगली पर डस लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रात करीब 2:30 बजे जब उनकी नजर घर में घुसे सांप और बच्ची के हाथ पर पड़े काटने के निशान पर पड़ी तो हड़कंप मच गया और वे तत्काल उसे रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सिम्स में डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। सब जन सोरी ने साहब का कही दे लड़का मन 6 जन रही रूम में, हाँ सोरी ने मैं अलग रूम में रहे। रात के सर पर खुसर के साहब 2:20 में हाँ खुसरी से ना तो ऊपर साइड ले नहाकत रही से वह करीबन 2.5 हाथ के हुई वह सांप है। अब वो चढ़ गए तब सालू के हाथ ऊपर में रही से तो चढ़े रही से ना, बगल में मोर लड़का सो रही से और ओकर बहनी सो रही से, मोर 2 जन बेटी सो रही से, मोर बाई सो रही से। हाँ वही बीच में का चीज़ के पता करी सोई ठंडा लागी से तैसे झरई से ना तो कोई लपा दी तो सांप है मोर तो चंद्र कुमार बेटा के किनारे में दिखी सोहू फेंकिस तो पूछी तरफ ले पैसे है तो किनारे में देखी सब कोई तो कहते तो जहरीला सांप तो हमें जकड़ कूट गए, मैं मोर करम फाट करे मोर घर में दशा हो गया। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र स्थित इंटरसिटी होटल के एक बंद कमरे में 23 वर्षीय युवक शिवशंकर शर्मा निवासी सीपत रोड सरकंडा का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक ने शनिवार को होटल में कमरा बुक कराया था और खाना मंगाने के बाद से दरवाजा नहीं खोला था। रविवार सुबह करीब 11 बजे जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को कब्जे में लिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक के मोबाइल फोन से एक संदेश मिला है, जिसमें उसने भगवान के पास जाने की बात लिखते हुए पुलिस से किसी को भी परेशान न करने का अनुरोध किया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और सभी संभावित पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रही है कि युवक ने यह खौफनाक कदम किन परिस्थितियों में उठाया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के लिमतरा पहरीपारा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शासकीय रेलवे कैंटीन में नौकरी लगवाने के नाम पर
धोखाधड़ी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी से तंग आकर एक युवक ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। मृतक राहुल साहू को उसके अपने ही रिश्तेदारों मामा इंद्र कुमार वैष्णव उर्फ भवानी और मामी अंबिका वैष्णव द्वारा अप्रैल 2025 से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतक के माता पिता ने रिश्तेदारी के भरोसे अपने बेटे की नौकरी के लिए इन्हें पैसे दिए थे, लेकिन जब नौकरी नहीं लगी और युवक ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह डराना धमकाना शुरू कर दिया। घटना वाले दिन जब युवक पैसे मांगने गया तो मामी अंबिका वैष्णव ने उसे बार बार पैसे मांगने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी, जिससे वह भयंकर रूप से भयभीत और मानसिक तनाव में आ गया। लोकलाज और इस भयानक मानसिक प्रताड़ना के कारण युवक ने आत्महत्या कर ली। इस गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 108 और 35 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों इंद्र कुमार वैष्णव उर्फ भवानी और अंबिका वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। घटना जो है थाना के मर्ग क्रमांक 40/26 धारा 194 बीएनएस का है। इसकी जांच जो है थाना मस्तूरी के एएसआई ढोलाराम मरकार द्वारा किया जा रहा था। जांच में पाया कि मृतक राहुल साहू पिता रमेश साहू उम्र 22 वर्ष साकिन हिर्री का रेलवे कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पे अपने मामा इंद्र कुमार उर्फ भवानी वैष्णव और मामी अंबिका वैष्णव साकिनान लिमतरा के रहने वाले को पैसा दिया था। जब इनका नौकरी नहीं लगा तो इन्होंने पैसा का अपने मांग किया अपने मामा मामी से, तो इनके मामा मामी इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके पैसा देने से मना कर दिए और इनको धमकी दिए कि बार बार पैसे के लिए तंग करोगे तो हम आपको 376 में फंसा देंगे करके, जिससे मृतक राहुल साहू जो है बहुत परेशान हो गया और प्रताड़ित हो गया और इसने अज्ञात जहर सेवन करके आत्महत्या कर लिया था। उक्त जांच पे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पाए जाने से थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 490/26 धारा 108 35 बीएनएस का कायम करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में इमरजेंसी कॉल करने का झांसा देकर राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले एक शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज 2 दिनों के भीतर इस गैंग के सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। कोटा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जोगीपुर निवासी योगेश यादव ने 24 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे वह अपने साथी अमित बिरको के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। सूरजपुर पुल के पास स्प्लेंडर बाइक पर सवार कुछ युवकों ने उसे कॉल करने की बात कहकर रोका और जैसे ही उसने अपना मोबाइल निकाला, आरोपियों ने हाथ से मोबाइल झपट लिया और मौके से फरार हो गए। कोटा थाना अंतर्गत 23 तारीख को प्रार्थी के द्वारा थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया कि सूरजपुर पुल के पास रात्रि करीबन 10-10:30 बजे कुछ अज्ञात युवकों के द्वारा इमरजेंसी कॉल करने का बहाना बनाकर मोबाइल लेकर उसके मोबाइल झपट कर ले जाने की घटना कारित की गई है कि शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय रिमांड में भेजा गया है। पीड़ित द्वारा बताए गए हुलिये और तकनीकी छानबीन के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और उन्हें धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में राकेश उर्फ टार्जन पोर्ते, दिव्यांशु उर्फ कोल, तुषार साहू, अभय यादव, सुरेश पोर्ते और राहुल उर्फ भोला पोर्ते शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से लूटा गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access
Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तहसील पचपेड़ी को रेलवे स्टेशन बिलासपुर से सीधे जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग उठी है। इस संबंध में जनहित का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र बस सेवा प्रारंभ करने की मांग की गई है। आगे देखते हैं पूरी खबर। पचपेड़ी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मरीज और आम नागरिक आवागमन करते हैं। वर्तमान में रेलवे स्टेशन से पचपेड़ी तक नियमित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को कई बार वाहन बदलना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की ही बर्बादी होती है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पचपेड़ी में तहसील कार्यालय, थाना, शासकीय महाविद्यालय, ITI, स्वामी आत्मानंद हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, विभिन्न शासकीय एवं निजी स्कूल, बैंक शाखाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय तथा कई शासकीय विभाग संचालित है। ऐसे में रेलवे स्टेशन से पचपेड़ी तक ई-सिटी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मरीजों को सुरक्षित, सुलभ, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिल सकेगी। ज्ञापन में शासन एवं संबंधित विभाग से आवश्यक निर्देश जारी कर लंबे समय से लंबित इस जनहित की मांग को जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया है। समस्या ये लेकर आए हैं कि जो सिटी बस चलना है उसको पचपेड़ी तक चलाना है। पचपेड़ी में तहसील है हमारा, 2 कॉलेज है और लगभग वहाँ का क्षेत्रफल हमारे पचपेड़ी साथ ही 63 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसमें लगभग हजारों की जनसंख्या में बिलासपुर आना जाना डेली का रहता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सिटी बस सरकार अगर हमारे पचपेड़ी तक चलाते हैं तो आसपास के जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा और सुविधा भी मिलेंगे। अभी गए थे कलेक्टर साहब के पास गए हैं तो कलेक्टर साहब बताएं कि उनके बारे में विचार कर रहे हैं और बोले कि चलाएंगे वहाँ तक। क्या आपने स्थानीय विधायक से मुलाकात की? हम लोग स्थानीय विधायक से भी मिले थे, मंत्रालय भी गए थे और मुख्यमंत्री जन दर्शन में भी आवेदन दिए थे, जो लगभग 1 साल हो गए हैं। वहाँ भी हम लोग को श्वासन मिले थे और कलेक्टर साहब भी
आशा मतलब बताएं कि वहाँ तक चलेंगे बोल के। जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी ने शहर में प्रस्तावित ई बसों के रूट निर्धारण के लिए आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक नागरिक अपने सुझाव ईमेल पर भेज सकते हैं या नगर निगम के विकास भवन स्थित अर्बन सोसाइटी के कक्ष क्रमांक 42 में लिखित रूप से जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत बिलासपुर को 50 एसी ई बसों की स्वीकृति मिली है, जिसका संचालन जिला अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी करेगी। इन बसों के रूट तय करते समय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों, औद्योगिक संस्थानों, व्यवसायिक केंद्रों और आसपास के गांवों से प्रतिदिन आने जाने वाले विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। सोसाइटी का उद्देश्य ऐसा रूट नेटवर्क तैयार करना है जिससे अधिकतम यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सके। प्राप्त सुझावों और तैयार किए गए रूट प्लान के आधार पर ई बसों का अंतिम संचालन शुरू किया जाएगा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद देखते ही देखते चाकू और तलवार तक पहुंच गया। घटना के बाद पुलिस ने पूरी रात सर्च अभियान चलाकर 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हथियार भी जब्त किए हैं। वहीं अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सिरगिट्टी क्षेत्र के मैट्रिक चौक स्थित नर्सरी गेट के पास रविवार रात शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए, जहां पहले गाली गलौज और मारपीट के बाद युवकों ने चाकू और तलवार निकाल ली, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग अपराध दर्ज करते हुए रात भर दबिश देकर रोशन मंडावी, सोनू मरावी, सुनील निर्मलकर, नरेंद्र यादव, हर्ष फ्रांसिस, एन हरीश, निखिल मानिकपुरी और ओम प्रकाश लहरे को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार बरामद करते हुए सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। थाना सिरगिट्टी चौक क्षेत्र में जो मैट्रिक चौक है, वहाँ पे दो पक्षों के बीच विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हथियार लहराकर और मारपीट करके शांति व्यवस्था भंग करने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके तहत बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है और आज संभवतः उन्हें रिमांड पे भेजा जाएगा और अभी आगे की जो विवेचना है उसे पुरानी रंजिश और आपसी पहले से इनकी रंजिश थी इनके बीच में, जिसके कारण से विवाद उत्पन्न हुआ है। सिरगिट्टी पुलिस ने गुंडे बदमाशों के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब तक अलग अलग मामलों में कुल 24 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 139 नग नशीली टैबलेट, 800 ग्राम गांजा, 1000 रुपए की बिक्री रकम और घटना में प्रयोग में लाई गई मोटरसाइकिल जब्त की है। ये पूरी कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पचरी घाट इलाके की है, जहां आरोपी अवैध रूप से इन मादक पदार्थों का विक्रय कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि अरपा नदी किनारे पचरी घाट क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से नशीली गोलियां और गांजा बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी की और मौके से आरोपी देवेंद्र इंगले को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उसके पास से नाइट्राजेपम और नाइट्रोसुन ब्रांड की 129 नशीली टैबलेट के साथ साथ 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया। मुखबिर के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है कुछ जो नाइट्रा के टैबलेट्स हैं और गांजा है उसको बिक्री करने के फिराक में था। उसी में उस इंटेलिजेंस पे काम करते हुए हमारी पुलिस टीम आ गई और मौके से दबिश करके उसे पकड़ा है और उससे जो है डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है कि तुम टैबलेट से कहाँ से खरीदे, तो वो दिखाने में असमर्थ हुआ है। उसमें हम लोग को पता चला कि वो एनडीपीएस सब्सटेंस के अंदर आता है, तो रेलेवेंट सेक्शन ऑफ एनडीपीएस एक्ट में उसको हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इस मामले में एंड टू एंड विवेचना कर रही है ताकि नशीली पदार्थों के मुख्य स्रोत, सप्लायरों और इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। इसके अलावा अवैध कारोबार से कमाई गई संपत्ति और वित्तीय लेन देन की भी गहराई से जांच की जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।